हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। मेरा नाम इंद्रजीत। आज ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਨਦਰ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ 10 ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਫਰਮ ਯਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਪਾਰਟ। ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 2023 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਓਨਲੀ 1 ਓਨਲੀ 2 ਓਨਲੀ 3, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਿਆ। ਐਂਡ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ एंड देन विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो, पहली क्वेश्चन विद रेफरेंस टू रीकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रीकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली जब आप किसी डीएनए नु एनी डीएनए नु ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੀਕॉम्बिनेंट डीएनए ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ restriction enzymes cut DNA at specific recognition sites। this statement is true। restriction enzyme ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੋ ਪੂਰੀ ਡੀਐਨਏ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੇਨਾਈਨ, ਗੁਆਨਾਈਨ, ਥਾਇਮਾਈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚਲੇਗੀ ਏ ਟੀ ਜੀ ਸੀ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ restriction enzyme ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ recombinant DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, डीएनए लेगाइस। डीएनए लेगाइस क्या होता है? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀਐਨਏ ਕੱਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਰੀਕॉम्बिनेंट ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ। ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਲੈਗਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਐਨਏ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਖਾਸਕਰ ਰੀਕॉम्बिनेंट ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर ऑफन यूज एज वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? when we need to introduce some foreign you would say cell, sorry cell कह रहा हूं मैं, जब किसी हमने डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है किसी सेल में, या वायरस को इंट्रोड्यूस करना है। वायरस सारे बुरे नहीं होते हैं, वायरस अच्छे भी होते हैं। तो हमने किसी वायरस को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, कहाँ पर? सेल में, ताकि वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर सके। तो ऐसे में हम प्लाज्मिड्स को यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। वेक्टर को बिल्कुल लेमन लैंग्वेज समझा मैं थोनू मैं, वेक्टर क्या होता है? अ, जैसे एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसका और कोई काम नहीं है। इट इज सिंपली अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर जीन क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग है जैसे मान लो कोई भी इंसान, कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डीएनए है जिसमें पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है। अब उस डीएनए सीक्वेंस को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना उसे बोलते हैं क्लोनिंग। यानी एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना जिसमें सेम ही सीक्वेंस हो। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपकी पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी भी सही है। recombinant DNA always require viral carriers for their insertion। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ गलत क्यों हो जाएगी? देखो, रिकॉम्बिनेंट्स वायरल कैरियर यूज करते हैं एज वेक्टर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर लिखा है ऑलवेज, तो ऑलवेज तो गलत हो गया। हमने थर्ड स्टेटमेंट में तो पढ़ा है अभी कि प्लाज्मिड्स भी यूज होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑलवेज रिक्वायर्स वायरल कैरियर, जी नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर, हाउएवर वायरल कैरियर्स आर यूज्ड। ठीक है, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई। ये आपसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अब स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। भाई इनमें से कौन कौन से सही हैं? ओनली 3। आपका सही आंसर रहेगा बी वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आज हमने सारे ही क्वेश्चंस को इसी सीक्वेंस में ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 में फ्रेम किया है, ताकि हम थोड़ी इसकी भी प्रैक्टिस करें, है ना। मान लेते हैं यूपीएससी ने अगर दोबारा पूछ लिया, या पंजाब पीसीएस बहुत टाइम बाद हो रहा है, उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर दिए, तो हम क्या करेंगे फिर उस वक्त, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है? वैसे तो चेन रिएक्शन ही क्या होती है कि एक बार स्टार्ट होगी फिर वो अपने आप मल्टीप्लाई होती जाती है। ठीक है, पीसीआर इज यूज फॉर एम्पलीफाइंग डीएनए सीक्वेंस। बिल्कुल, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आप चेन रिएक्शन से समझो, इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन। ठीक है, चेन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? जो सेल्फ सस्टेनिंग है और वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे में पीसीआर का उपयोग किया जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग को बहुत बड़े स्तर पर एम्पलीफाई करने के लिए। ये एम्पलीफाई का मतलब है यहाँ पर मिलियंस तक लेके जाना। ठीक है, और ये आमतौर पर किया जाता है पीटी डिशेस में।
देन आ जाओ, टैग पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर इज हीट स्टेबल। हाँ बिल्कुल, ये कथन भी सही है। टैग पॉलीमरेज एक ऐसा वो है जो पीसीआर है, जो यूज किया जाता है पीसीआर में, जो थर्मोस्टेबल है। यहाँ हीट स्टेबल लिख रखा है, कहीं पर आप थर्मोस्टेबल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप सोच के देखो, अगर कोई पीसीआर थर्मोस्टेबल नहीं होगा तो विद वेरिएशंस इन टेम्परेचर इट विल बी सेट ऑफ, मतलब वो खराब हो जाएगा, तो रिएक्शन खराब हो जाएगी। तो पीसीआर का यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हीट स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 and 2 करेक्ट। पीसीआर रिक्वायर्स प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीमरेज। हाँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भाई पॉलीमरेज की तो जरूरत है ही है, प्राइमर की भी जरूरत होती है, न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए ही होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये जो हमने लिखे ATGC, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो तीनों ही कथन सही हैं। सी शुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑल थ्री। परफेक्ट। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि कहाँ पर कोई चीज अगर डाउट रह गई है। देखो, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट में आप उसे डन करें और साथ के साथ मैं उसका आंसर दे पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यही रुक जाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्रॉप्स जो फूड क्रॉप्स हम खाते हैं, जो क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें जो हम बीज यानी सीड यूज कर रहे हैं, उसको जेनेटिकली उसकी जीन्स में मॉडिफिकेशन लेके आना। और उसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। हायर यील्ड हो सकती है कि भाई ज्यादा पैदावार हो, या पेस्ट रेजिस्टेंस हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर कीड़े के ऊपर या पर्टिकुलर कीड़े का उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंस कैन बी देयर, हायर यील्ड कैन बी देयर, objectives can be different, but the main cause would be same, that is gene change या genetically modify करना। ठीक है, BT cotton, Bellus thuringiensis, BT cotton produces an insecticidal protein। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ समझो हो क्या रहा है। बेसिकली कॉटन, पंजाबी च इन्हू नरमा कह देते हैं, है ना, हिंदी में कपास कह देते हैं। तो बीटी कॉटन क्या है? कॉटन का ही एक वो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर प्रोटीन पैदा किया जाता है इस कॉटन में, जिसे इंसान खा ले कुछ नहीं होता। बट जो इंसेक्ट्स होते हैं, अगर इंसेक्ट खा ले, खाने तक भी उसे कुछ नहीं होता, खाने के बाद जब वो उसके पेट में जाता है तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन जहरीला बन जाता है। इंसेक्टिसाइड प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को मारने वाला, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है। तो इसीलिए बीटी कॉटन इज बेटर। बेटर नहीं कहूंगा मैं, बीटी कॉटन का ये कई नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हर साल आपको नए सीड्स खरीदने पड़ेंगे, और सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और 3-4 साल बाद में भी इसकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है। दैट्स व्हाई बीटी कॉटन मे हैव सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। आगे आ जाओ, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस हैव बीन मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गोल्डन राइट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन। ये तो फैक्चुअल आंसर है, आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं। जीएम क्रॉप्स आर स्टराइल। स्टराइल का मतलब क्या होता है? स्टराइल के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है इनफर्टिलिटी और एक होता है बैक्टीरिया फ्री। स्टराइल का मतलब है ऐसी कंडीशंस या ऐसी स्टेज जहां पर इनफर्टिलिटी है, मतलब ऑप्शंस नहीं हो पा रहे हैं, या कंप्लीटली बैक्टीरिया फ्री। यहाँ पर जीएम क्रॉप्स आर स्टराइल का मतलब है कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस नेचुरली। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट आई थिंक गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है? जीएम क्रॉप सारे ही स्टराइल हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखते हैं जीएम क्रॉप्स आर स्टराइल। नहीं, सारी जीएम क्रॉप स्टराइल नहीं है। हाँ, उनकी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस जरूर होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर हम कहें कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस नेचुरली, दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखो, यहाँ कितनी सही है? 1 2, ओनली 2 करेक्ट पूछा ना। हाँ, बी वुड बी अ करेक्ट आंसर। परफेक्ट। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू स्टेम सेल। मैंने जितनी बार क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया है उतनी बार कहा है कि स्टेम सेल को हम मान के चलेंगे रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल क्या है? स्टेम सेल बेसिकली हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट टिश्यूज हैं।
स्टेम सेल्स एक तरह के ऐसे सेल हैं जिनको अगर कहीं पर टिश्यू डैमेज होता है, जैसे मान लो स्किन के ऊपर स्किन टिश्यू डैमेज हो गया है, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं इसे, एपिथेलियल टिश्यू स्किन को। और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी स्किन ही होता है, ठीक है। तो ये कहीं पर स्किन टिश्यू में डैमेज हो गया, अब स्टेम सेल को हम वहां पर लगा सकते हैं और वो अपने आप टिश्यू बन जाएगा या अपने आप स्किन सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या समझेंगे कि स्टेम सेल एक तरह का रॉ मटेरियल है, ठीक है। सबसे बढ़िया स्टेम सेल होते हैं जो बच्चों में होते हैं, ठीक है। इनफैंट स्टेम सेल कह लीजिए आप, क्योंकि उससे क्या होता है, उन स्टेम सेल्स को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं जैसे वयस्क होने के बाद, तो किडनी के स्टेम सेल सिर्फ वहीं यूज हो पाएंगे, ठीक है। स्किन के सेल्स हम सिर्फ स्किन के ऊपर ही यूज हो पाएंगे। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट, नॉट लॉट ऑफ, बट देयर विल बी सर्टेनली अ लिटिल डिफिकल्टी विल बी देयर, ठीक है। एम्ब्रॉनिक एम्ब्रियो क्या होता है पहले तो, एम्ब्रियो होता है जो छोटा बेबी पेट में होता है जो, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट एंड कैन फॉर्म ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ सेल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्लूरिपोटेंट का मतलब है कि उसे किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है, जो पंजाबी में कहते हैं नाड़ुआ, ठीक है। ते एम्ब्रिकल कॉर्ड, जो बेबी जब वॉर्म से बाहर आता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो एम्ब्रिकल कॉर्ड होती है जिसे काटते होते हैं, है ना। और जब तक बेबी वॉर्म में होता है तो उससे सारे न्यूट्रिएंट, सारी उसकी एनर्जी जो भी उसे चाहिए खाने पीने का, वो उसे एम्ब्रिकल कॉर्ड के थ्रू ही मिलता है। एम्ब्रिकल कॉर्ड को आमतौर पर प्रिजर्व करके रखा जाता है या रखा जाना चाहिए, दैट कंटेन्स स्टेम सेल, ठीक है, जो प्लूरिपोटेंट होते हैं। तो बाद में अगर बेबी कहीं पर कोई टिश्यूज की डैमेज हो जाता है या कहीं पर सेल्स की जरूरत है तो स्टेम सेल काम आते हैं। तो स्टेटमेंट पहली सही है। Adult stem cells are multipotent with restricted differentiation. जी हाँ, this statement is true. मैंने अभी बताया कि adult stem cells की कुछ restrictions होती हैं, जैसे स्किन के स्टेम सेल्स केवल स्किन के ऊपर ही लग पाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखो, स्टेम सेल थेरेपी स्टेम सेल थेरेपी इज बीइंग स्टडीड फॉर पार्किंसन एंड स्पाइनल इंजरीज। ट्रू। स्टेम सेल्स आर ओनली फाउंड इन एम्ब्रियो, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर ऐसा होता तो फिर हम अडल्ट स्टेम सेल की बात ही नहीं करते, राइट। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीन सही हैं। करेक्ट पूछा है, ओनली 3 वुड बी अ करेक्ट आंसर, बी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू क्रिस्पर सीएस टेक्नोलॉजी। सीएस या क्रिस्पर सीएस जीन एडिटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे पर्टिकुलरली हम जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या जीन्स को एडिट कर सकते हैं। CRISPR sequence was first discovered in bacterial defense system. हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्रिस्पर सीक्वेंस को पहली बार डिस्कवर किया गया था बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम में, जिसके बाद हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और इसे एक जीन सीजर की तरह हमने उपयोग किया। अब जीन सीजर का मतलब सच में ये नहीं समझ लेना कि कैंची है, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डीएनए को डेडिकेटेडली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काटती है, ठीक है। CS9 एंजाइम कट डीएनए गाइडेड बाय आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर भी ना mRNA होना चाहिए, मैसेंजर आरएनए। ह्यूमन एम्ब्रियो एडिटिंग with CRISPR is already approved for clinical use worldwide. This statement is wrong, very very wrong. Basically पहली तो स्टेटमेंट सही है, पर ह्यूमन एम्ब्रियो मतलब जो बच्चा होगा उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करनी। अब ये ऐसा रिस्की काम है कि हमें नहीं पता कि ऑफस्प्रिंग जो होगा उसका क्या रिजल्ट होगा। कहीं उसे कोई डिजीज, हमने एक डीएनए से सीक्वेंस हटा दी, वो अपने आप किसी और डिजीज में ना डेवलप हो जाए या कोई और दिक्कत ना क्रिएट हो जाए। तो वी डोंट नो येट, इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस। दूसरा, इसके साथ एथिकल इश्यूज भी है कि क्या बच्चों के जीन्स को एडिट करना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। शुड वी एडिट द डीएनए ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, इससे जुड़ा एक आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा, या सिंपली गूगल पर सर्च कर लेना डिजाइनर बेबी, सिर्फ इतना, डिजाइनर बेबी सर्च करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इससे क्रिस्पर CS9 से मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरी दुनिया में अभी बैन है। आपकी दो स्टेटमेंट सही है, बी वुड बी करेक्ट आंसर, ओनली 2। विद रेफरेंस टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब तुम सोच के देखो यार, हमारे सिंपल एक हाथ का फिंगरप्रिंट भी यूनिक होता है, तो डीएनए तो ऑब्वियसली यूनिक होता है। अगर मैं कहूंगा क्या कुछ ही दो लोगों का डीएनए मैच हो सकता है, हाँ मैच हो सकता है। एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी इनफाइनेटली लेस है, ठीक है। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कई यूसेस हो सकते हैं।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे बड़ा यूज होता है पैटर्निटी टेस्ट में। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा है गुम गया, ठीक है, या कोई अनाथ है, अब उस बच्चे को आगे उसके पेरेंट्स से मिलाने में डीएनए टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखो, इट यूजेस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड पैटर्निटी टेस्टिंग। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इट रिक्वायर सीक्वेंस ऑफ द एंटायर जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल। जी नहीं, एंटायर जीनोम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि पूरा डीएनए सीक्वेंस तो मिलियन बिलियंस में चला जाएगा, तो हमें उसका एक छोटा सा पार्ट चाहिए बस कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इट एनालाइजेस वेरियस रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। ट्रू। आपकी पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट पूछा है, बी वुड बी अ करेक्ट आंसर, ओनली टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का क्या काम होता है? फर्टिलाइजर्स बेसिकली जब हम यू वुड से अर्थ में या सॉरी सॉइल में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, बेसिकली न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं सॉइल में, ताकि जो हमारी क्रॉप है वो बेटर यील्ड दे सके, जो पौधे हैं उनको पूरा न्यूट्रिशन मिल सके, है ना। तो ऐसे में विद रेफरेंस टू बायो फर्टिलाइजर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Rhizobium fixes nitrogen in root nodules of legume. This statement is true. Azotobacter is a free living nitrogen fixer. हाँ, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स मतलब नाइट्रोजन साइकिल को फिक्स करता है। अब यहाँ आपके लिए होमवर्क है, आपने नाइट्रोजन साइकिल को भी पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सर्स एजोबैक्टर को भी पढ़ना है, और लेग्यूम या लेग्यूम रूट्स क्या होती हैं इसको भी आपने पढ़ना है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्रीकल्चर थीम के बेसिस पे या आपके साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। Biofertilizers improve soil fertility without chemical inputs. हाँ, obviously, तभी वो बायोफर्टिलाइजर्स है। यस और नो? नेक्स्ट देखो, दे आर ऑलवेज सिंथेटिक प्रिपेयर्ड। सिंथेटिक, जब हमने बायो ही वर्ड यूज कर दिया बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब वो अपने आप डेवलप हो रहे हैं, तो सिंथेटिक का कोई लेना देना नहीं हुआ। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ आपसे पूछा है करेक्ट, तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ओनली थ्री, बी वुड बी अ करेक्ट आंसर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू बायोपेस्टिसाइड्स। जैसे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वैसे ही बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट यानी कीड़े, पेस्टिसाइड कीड़ों को मारने वाली दवाई, बायो जो अपने आप ऑर्गेनिकली बनी है, ठीक है, या जो हमने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया है उसे बोलेंगे हम बायोपेस्टिसाइड। जैसे बीटी यानी बैलेस्टर तरीके से यूज अगेंस्ट इंसेक्ट लार्वा। हाँ, ट्रू। नीम एक्सट्रैक्ट, ਨਿੰਮ ਦਾ पेड़ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਨਿੰਮ ਦਾ पेड़ ਦੇ पत्तियां ਦਾ नमोनिया ਦਾ नमोलिया कहते हैं शायद उसका जो फ्रूट होता है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सो नीम एक्सट्रैक्ट एक्ट एज अ नेचुरल इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो, इंसेक्टिसाइड वर्ड नहीं यूज किया गया यहाँ पे, इंसेक्ट ग्रोथ कंट्रोलर ओनली। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड इरेडिकेट पेस्ट इंटायरली नहीं। देखो, बायोपेस्टिसाइड ऑब्वियसली कि वो बायोलॉजिकली इरेडिकेट करता है पेस्ट को, पर कहे कि भाई पूरे की पूरी पेस्ट को ही खत्म कर देगा, पूरे के पूरे कीड़े मकोड़े जितने भी हैं सबको खत्म कर देगा। अगर ऐसा होता तो फिर हम केमिकल फर्टिलाइजर सॉरी केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग क्यों करते? यस और नो? तो वो इंटायरली नहीं कर पाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी वुड बी योर राइट आंसर। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। हम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ, विद रेफरेंस टू टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लांट टिश्यू कल्चर्स रिक्वायर अ स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम। देखो, अब बहुत ध्यान से समझना, प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए उसे। ठीक है, स्टेराइल मतलब कंप्लीटली बैक्टीरिया फ्री, ठीक है, और न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। अगर हम किसी भी टिश्यू को, जब हम बोल रहे हैं टिश्यू कल्चर, समझना इस चीज को, टिश्यू के साथ जब हमने कल्चर वर्ड यूज कर दिया तो मतलब है कि हम उसे आर्टिफिशियली किसी पेट्री डिश में या किसी भी ग्लास मीडियम में, कांच के बर्तन में डेवलप कर रहे हैं। और जब आप उसे आर्टिफिशियली डेवलप कर रहे हैं तो वहां पर कोई बैक्टीरिया होगा तो वो तो काम खराब ही करेगा। तो इसीलिए स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए होता है किसी भी टिश्यू को, चाहे प्लांट टिश्यू हो चाहे एनिमल टिश्यू हो, है ना। तो स्टेटमेंट इज लॉजिकली ट्रू, मतलब इसमें कुछ सोचने जैसा नहीं है। आपको फैक्ट नहीं भी पता, आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग पता है, तब भी आप इसको फिगर आउट कर लेंगे। इट इज यूज फॉर माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, हमें प्रोपगेशन करनी है डिजीज फ्री प्लांट्स की, तो इसीलिए हम ऐसे प्लांट्स को
आर्टिफिशियली कल्चर में डेवलप करते हैं या पेट्री डिश में डेवलप करते हैं। ट्रू। टिश्यू कल्चर कैन नॉट बी यूज फॉर रीजनरेटिंग ट्रांसजेनिक प्लांट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इवन टिश्यू कल्चर का तो ऑब्जेक्टिव ही होता है रीजनरेटिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक मतलब जिसमें हम जेनेटिक्स को मिक्स कर रहे हैं फॉर बेटर ऑब्जेक्टिव, वो कुछ भी हो सकता है, पेस्ट रेजिस्टेंस, बेटर यील्ड एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 1 and 2। ओनली 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बी। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है पहले तो? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में डायबिटीज हो जाता है तो इंसुलिन की ही दिक्कत होती है, तो फिर इंसुलिन आर्टिफिशियली भी इंजेक्ट किया जाता है। पेट में इंजेक्शन लगते होते हैं इसके। ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज बीन इंसर्टेड इनटू ई कॉली फॉर प्रोडक्शन। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Recombinant insulin reduces allergic reaction as compared to animal insulin. Recombinant insulin reduces allergic reaction as compared to animal insulin. Huh, this statement is also very much true. Animal insulin sometimes may have some resistivity or some you would say reactions as compared to recombinant. Recombinant में क्या है? Recombinant टेक्नोलॉजी ही क्या है, याद करो। जब हम डीएनए को पर्टिकुलरली एक जगह पर कट करते हैं, हम कट क्यों करेंगे? टू हैव अ डिजायर्ड इफेक्ट, एंड दैट डिजायर्ड इफेक्ट इज टू स्टॉप द एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इट इज प्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरिया इज अ सिंगल, नहीं जी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड नहीं, डबल होता है। DOUBLE, डबल पॉलीपेप्टाइड आइडेंटिकल टू नेचुरल इंसुलिन। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड गलत है। सिंगल नहीं, डबल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ओनली 2, बी वुड बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।